हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, अपन ने एक वीडियो बनाया था भारतीय कृषि, जिसमें आधा क्वेश्चन पार्ट 1 में है। और जो वीडियो बहुत लंबा होने के कारण मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया था। तो आपको यदि इसका पार्ट 1 देखना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, तो आप वहाँ लिंक से जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, भारत की कृषि पार्ट 2। दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र पर होती है। इसका आंसर है हुगली नदी के क्षेत्र घाटी में। तो सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल में जो जो नदी पाई जाती है हुगली नदी, इसके आसपास पर जो जूट होता है सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। तो भारत में जो सर्वोत्तम चाय है वो दार्जिलिंग में पैदा होती है। और दार्जिलिंग कहाँ पर है दोस्तों? दार्जिलिंग पड़ता है पश्चिम बंगाल पर। और पश्चिम बंगाल में का जो दार्जिलिंग है वहाँ पर चाय की सर्वोत्तम किस्म की होती है। और चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? असम में होती है। मगर जो सबसे अच्छी उच्च क्वालिटी की जो चाय होती है वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में जो प्राकृतिक रबर है उसका सबसे अधिक उत्पादन करता है केरल। और भारत का विश्व में प्राकृतिक रबर उत्पादन में तीसरा स्थान है। तो दोस्तों, आपने सोचा होगा प्राकृतिक रबर, अपन जहाँ तक के देखते हैं रबर अपन करते में देखते हैं। जो प्राकृतिक रबर भी होती है इसका अधिक इस्तेमाल होता है, जैसे कोंडम वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसका बहुत से उपकरण बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो जो एक जो पौधा होता है, जो उसके दूध होता है उसको बोलते हैं लेक्टस। यानी जो उसके पत्तियों से जो दूध निकलता है उससे प्राकृतिक रबर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुक्ता कहाँ से करता है। तो दोस्तों, भारत में कपास तो होता है, मगर जो कपास जो भारत में होता है वो मीडियम साइज का होता है। तो भारत को लंबे रेशे का कपास का जो दूसरे देशों से बुलाना पड़ता है। तो इसका वो आयत आने किस किस देशों से बुलाता है, उसका वो कौन से देश से? तो मिस्र से भी बुलाता है भारत, सूडान से भी बुलाता है, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से भी बुलाता है, पाकिस्तान से भी बुलाता है। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी से आने भारत आयात करता है लंबे रेशों का। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, तंबाकू के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान है चाइना का। और दोस्तों, यहाँ पे यह देखते हैं तंबाकू का में जो सबसे ज़्यादा खपत आने उगाता भी चाइना है और उसमें सबसे ज़्यादा उपभोक्ता भी चाइना है। और भारत और चाइना दोनों मिलाकर तंबाकू का विश्व में 50% से ज़्यादा इसका उत्पादन कर देते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने मछली उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन लिए जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो नीली क्रांति है जो मछली उत्पादन के लिए चलाई गई थी कि देश में जगह जगहों पर अन्य के तालाबों बनाकर मछली उत्पादन किया जाए। और इसका अब मछली उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य अपने देश में आंध्र प्रदेश। अपने देश में सबसे ज़्यादा जो मछली उत्पादन करता है वो राज्य है आंध्र प्रदेश। मगर सागरीय मछली उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है गुजरात। कि अपने देश में सागरीय तट सबसे ज़्यादा कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। इसलिए सागरीय मछली उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? गुजरात में। पर स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। यानी स्वच्छ जल यानी साफ पानी में जो सबसे ज़्यादा मछली होती है वह होती है पश्चिम बंगाल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध उत्पादन से संबंधित। तो श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड 1970 पर चलाया गया था किसके लिए? दूध उत्पादन के लिए। इसके जनक कौन थे? डॉक्टर वी कुरियन। दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन बनाया था पिछले वीडियो में A1 और A2 मिल्क के बारे में। जो क्वेश्चन था वो ज़्यादातर किसी को समझ में नहीं आया था। क्यों नहीं आया था समझ के? वो टेक्निकल वीडियो था, यानी कि पूरा उसमें बताया गया था एक एक शब्द। तो आज अपन उसको बेसिक से जानते हैं होता क्या है। तो दोस्तों, क्या था 1970 में अपने देश में जो दूध उत्पादन था बहुत कम होने लगा था कि जनसंख्या बढ़ रही थी। और अपने देश में थी देसी गाय और जो भैंस भी थे सब देसी था। तो जो उतना दूध नहीं दे पाते थे, इसके कारण दूध की अपने देश में कमी होने लगी थी और बच्चों तक या बड़ों तक दूध नहीं पहुंच रहा था। इसके कारण एक क्रांति चला गई, सफेद क्रांति। इसमें क्या हुआ? विदेशों से उस जो अधिक उत्पादन देते थे उन सांडों और उन गाय को कुछ को बुलाया गया और अपनी देसी गाय के साथ उनको क्रॉस कराया गया। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब ऐसा क्रॉस होता है तो हाइब्रिड नस्ल बन के आती है। तो हाइब्रिड नस्ल जब बन के आती है तो दूध उत्पादन पहले की तुलना में बढ़ जाता है और कहो तो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। तो इसके साथ क्या होता है, जो देसी गांव में जो गुण पाए जाते हैं जिसके जैसे उसके गोमूत्र में ऐसा गुण पाया जाता है उससे कैंसर ठीक हो सकता है, बड़ी बड़ी बीमारी ठीक होती है, उससे कई प्रकार की मेडिसिन बनती है।
उसके दूध भी बहुत उपयोगी होता है, ये सब गुण उसमें समाप्त हो जाता है। क्योंकि जो क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है वो तो ऐसा होता है कोई भी जंगली पशु उनको मिल जाए, उसमें वो ये देखते हैं कि इसमें अच्छी क्वालिटी है, इसका प्रजनन अपन अपनी गाय के साथ करवा देते हैं। ऐसा हुआ विदेशों में सबसे पहले हुआ, तो अब वो अपने देश में भी ला लिए, तो उत्पादन तो बढ़ रहा है, हमारे ये प्रकृति के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो इसका कुछ दुष्प्रभाव भी पड़ेगा। तो ऐसे क्या होता है, जो गाय के में जो अमीनो एसिड पाया जाता है, अपनी जो देसी गाय में एक अमीनो एसिड पाया जाता है वो होता है प्रोलिन। तो प्रोलिन जो होता है वो सेहत के लिए अच्छा होता है, जो भी रासायनिक हानिकारक तत्व होते हैं वो शरीर पर नहीं पहुंचने देता है। अब जो हाइब्रिड नस्ल की जो गाय बन रही है उनमें जो अमीनो एसिड होता है वो होता है हिस्टिडाइन, या कह लो BCM7। तो जो ऐसा अमीनो एसिड होता है जो अपना शरीर उनको नहीं पचा पाता है, इसके कारण इससे कई मानसिक बीमारियां या बच्चों में पागलपन जैसे की बीमारी है। डायबिटीज A1 की जो डायबिटीज होती है, एक टाइप होता है डायबिटीज का A1 टाइप की, जो डायबिटीज हो रही है इस समय में कहते हैं कि ये इसी दूध के पीने से होती है, A1 दूध को पीने से। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसका बेसिक बता दिया हूँ, और कभी आपको उसका डिटेल से वीडियो देखना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जहाँ से वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों 1970 पर सफेद क्रांति चलाई गई, इसके साथ ही अपना देश दूध उत्पादन के उत्पादन तो करा। 1970 के आसपास अपने देश में दूध की कमी हो रही थी, विदेशों से अपन को सूखा पाउडर बुला के अपने देश को उसको गीला करके अपन लोगों को पिलाया करते थे। इसके बाद सफेद क्रांति जब चलाई गई तो अपने देश में इतना दूध उत्पादन बढ़ा कि उसका विदेशों वाले दूसरे लोगों ने सोचा भी नहीं था कि भारत में इतना दूध उत्पादन हो सकता है, कि भारत में बहुत सारे पशु थे और जब उनका क्रॉस ब्रीडिंग कराया गया तो अपना देश सबसे आगे निकल गया, यानी सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने लगा अपना देश। तो सब लोग हैरान हो गए कि इंडिया सबसे ज़्यादा कैसे करने लगा। तो 1970 में जब सफ़ेद क्रांति चलाई गई तो अपना देश दूध उत्पादन पर सबसे आगे चल गया। यह 409 पर चलाई गई थी सफ़ेद क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल क्रांति रॉन्ड रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से था। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो कपास उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है? गुजरात। और जो अपने देश में कपास होता है मध्यम रेशा वाले होता है। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? तो असम को चाय का उत्पादक राज्य माना जाता है, केरल को भी उसका उत्पादक राज्य माना जाता है, पश्चिम बंगाल को भी चाय का उत्पादक राज्य माना जाता है, मगर छत्तीसगढ़ को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता। तो इसका ऑप्शन सही होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। जहाँ पे अब चाय की बात है तो चाय किस जगह में होता है? तो जो चाय की खेती है इसके लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, कम से कम 150 सेंटीमीटर वर्षा तो उसके लिए होना ही कम से कम, और साथ में इसको पानी की आवश्यकता तो होती है पर इसके लिए जमाव नहीं होना है। इसके लिए आने पानी यदि भूमि में जमा रहेगा तो उसकी जड़ खराब हो जाएगी और ये वहीं पे पूरी फसल चौपट हो जाएगी। इसलिए जो चाय होता है उसको पहाड़ी इलाके में लगाया जाता है कि वर्षा हो और पूरा पानी नीचे बह जाए। असम हो गया, केरल हो गया और पश्चिम बंगाल, ये सब ऐसे एरिया है कि पहाड़ी इलाकों में पड़ते हैं। इसलिए चाय की खेती पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहाँ पे की जाती है। और सबसे उच्चतम जो कोटि की चाय होती है वो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में होती है, और सबसे ज़्यादा चाय होती है असम में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निम्न माने भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो वह राज्य है कर्नाटक। अपने देश में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पे होती है? कर्नाटक में होती है। और कर्नाटक में कहाँ पे होती है? कर्नाटक का जो कूर्ग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, और अधिकतर जो कॉफ़ी की जो बागान है वहीं पे पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होती है कॉफ़ी के, आने कॉफ़ी तैयार करने के बाद उसकी छटाई मिटाई करने के लिए जो उद्योग है वो भी कुर्ग डिस्ट्रिक्ट पे पड़ते हैं, उसके आसपास के इलाकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़े की फसल काटी जाती है? खड़े की फसल नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है, यानी अक्टूबर नवंबर में काटना चालू कर देते हैं। और बोई कब जाती है खड़े की फसल? जून जुलाई में बोई जाती है। और रेशे वाली फसलें कपास, सन, जूट, ये सब रेशे वाली फसलें हैं, इनसे रेशा तैयार होता है, इन रेशों से कपड़ा बनाया जाता है। कपास से कपड़ा बनाया जाता है। जूट से उत्तम क्वालिटी का कपड़ा नहीं बनाया जाता है। जूट से अधिकतर जैसे रस्सी बनाई जाती है, और जो अपने बोरे होते हैं ना, इससे अपन कुछ
अनाज वनाज जिससे भरते हैं अधिकतर जूट से बनाए जाते हैं। और कपास का उपयोग तो कपड़ा बनाने में होता है, और सन का भी कपड़ा बनाने में उसका उपयोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम है एक, तो झूम एक कृषि का एक तरीका है। तो झूम कृषि का तरीका कैसे है? तो प्राचीन समय में या भारत के कुछ उत्तरी पूर्वी इलाकों में क्या होता था, और कुछ देशों में अभी भी यह विधि अपनाई जाती है कृषि का है एक तरीका, कि जो बागों या वनों को काट के वहाँ पे आगे लगा दिया जाता है पहले, तो फिर वहाँ पे खेती की जाती है। उसको आगे लगाने से वो पान पत्ते बहुत दिनों से जो गिरते हैं, और वहाँ के जो पेड़ पौधे की राख है उसमें खेती की जाती है कुछ समय के लिए, जब तक वहाँ पे अच्छा उत्पादन हो। जब उत्पादन कम होने लगता है तो वहाँ पर उस स्थान को छोड़ दिया जाता है ऐसे ही, और फिर दूसरी जगह वो लोग देखते हैं, फिर वहाँ के पौधों को काटते हैं और वहाँ थोड़ी साफ सफाई करते हैं, फिर वहाँ पे आगे लगा देते हैं, और वहाँ पे फिर खेती करते हैं कुछ समय के लिए जब तक अच्छा उत्पादन मिले। और कुछ खाद डालते हैं लोग, सिर्फ वहाँ से उत्पादन लेते हैं, फिर उत्पादन कम होता है तो उसको वो जगह को छोड़ के लोग फिर दूसरी जगह में चले जाते हैं। इससे क्या होता है, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक कृषि है। इससे पर्यावरण में जो पेड़ पौधे रहते हैं उनकी तो कटाई होती रहती है, और धीरे धीरे पौधे कम होते रहते हैं। तो यह कृषि भारत के कुछ उत्तरी पूर्वी इलाकों में आदिवासी और अभी भी की जाती है, जिनमें रोक तो लगा दी गई है, फिर भी कुछ लोग कर लेते हैं, और बाकी बहुत से देशों ने इसका विरोध करके इसको तो पूर्णतः बंद करवा दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? यह है कर्नाटक। रेशम का आधा भाग उत्पन्न करता है कर्नाटक। और रेशम का जो कीड़ा किस पौधे में पाया जाता है? सेटूट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो भारत के 52% लोग कृषि पर आश्रित हैं, यानी कि आधी जनता से ज़्यादा लोग कृषि पर आश्रित है। इसके द्वारा वो अपने यानी कि जीवन पूरा करते हैं। और एक बात ये भी है कि भारत की जो श्रम शक्ति है, आधी श्रम शक्ति तो कृषि में लगी है, फिर भी भारत को इससे जो लाभ होता है, जो इसकी जीडीपी में लाभ होता है, वो 17.5% ही का हो पाता है। फिर भी जे 17.5% का होता है तो होता है, मगर जो 52 की आधी जनता है, इनका पूरा भरण पोषण और पूरी जनता का भरण पोषण तो कृषि द्वारा होता है ना। तो भारत की जनता का आधी जनता किस में लगी है? कृषि कार्य पर लगी है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफी की खेती की जाती है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दक्षिण भारत में जो सर्वाधिक चाय उत्पादन करता है वह राज्य है तमिलनाडु। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले 2 राज्य हैं, तो तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश व गुजरात। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए अपन अब नेक्स्ट भारतीय कृषि पार्ट 3 के बारे में इसके बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।